मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का शीर्षक बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण और आवश्यक है। शीर्षक का नाम है फल कथन में उपनक्षत्र स्वामी की भूमिका सर्वोपरि। सब स्टार लॉर्ड्स रोल इज पैरामाउंट इन रिजल्ट स्टेटमेंट। जी हाँ मित्रों, आज हमारा सारा फोकस यही है कि उपनक्षत्र स्वामी की भूमिका क्यों सर्वोपरि है। आपको पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ कि कृष्णमूर्ति पद्धति की खोज का आधार ही उपनक्षत्र स्वामी है, क्योंकि इसके पूर्व की ज्योतिष में उपनक्षत्र स्वामी का कोई स्थान नहीं था, कोई पता लता नहीं था। तो विस्तार से जानने के लिए हमने कई वीडियो दिए, उसे आपको देखना पड़ेगा। उपनक्षत्र स्वामी ही निर्धारित करता है कि आप अपने भाग्य में क्या क्या लेके आए हो, पूर्व जन्म के कर्मों का फल शुभ है कि अशुभ है। इसके लिए कस्फल सिग्निफिकेटर्स होते हैं, जो 12 भाव में आप क्या फल लेके आए हो जीवन में, उसका फल बताते हैं। और उपनक्षत्र स्वामी हर ग्रह के भी फल को सही करता है, मतलब उसमें धार लाता है, उसमें बारीकी लाता है, उसमें सूक्ष्मता लाता है। केपी सिस्टम का आधार है नक्षत्र, मतलब ग्रह जिस भाव में बैठा है और जिस भाव में उसकी राशियां हैं उसका फल तो देता है, लेकिन 2 नंबर का देता है। लेकिन ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है, उसका नक्षत्र स्वामी जिस भाव में बैठा है, जिस भाव में उस नक्षत्रेश की राशियां हैं, उसका फल सबल देता है। मतलब ग्रह स्वयं के द्वारा और नक्षत्रेश के माध्यम से जो भाव मिलते हैं उनका फल तो देता है, लेकिन सबल फल नक्षत्रेश के माध्यम से होता है। इस नाते आप इसको जान लीजिए, ग्रह स्वयं और नक्षत्र के माध्यम से क्या फल दे रहा है, और ग्रह का उप नक्षत्र स्वामी अपने नक्षत्र के माध्यम से क्या फल दे रहा है। दोनों को जो हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों में जो समान आएगा वही फल सही होगा, सुदृढ़ होगा और वही लागू होगा। तो ये मेन विषय है। आते हैं हम दी गई उदाहरण कुंडली पर। दी गई उदाहरण कुंडली एक जातक की है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1980 ईस्वी। देखिए यहाँ लिखा है, टाइम ऑफ बर्थ है 15:42 3:42 PM पर। प्लेस ऑफ बर्थ है बस्ती, यूपी, इंडिया। इस जातक पर केतु की महादशा चल रही है 20 अगस्त 2016 से 20 अगस्त 2023 तक। यहाँ हमने लग्न चार्ट दिया, लग्न कुंडली। यहाँ हमने कस्प कुंडली दिया है। फलादेश कस्प कुंडली से ही किया जाता है। लग्न कुंडली से ग्रह किस राशि में बैठा, किस नक्षत्र में है, क्या स्थिति है, किस अंश पर है, क्या ज्योति है, क्या दृष्टि है, इस कुंडली से देख। लेकिन किन भावों का फल देगा ग्रह, उसका फल कस्प चार्ट से देखा जाता है। मेनली भावों का ही हमेशा चर्चा होता है। और ग्रह देखिए, यहाँ लग्न कुंडली में जो राशियां और ग्रह बैठे हैं, भाव कुंडली में प्राय बदल जाते हैं। यहाँ राशियां नहीं बदली हैं, ग्रहों का स्थान बदल गया। लग्न कुंडली में देखिए शनि, मंगल और बुध 11वें में है, यहाँ शनि केवल रह गया है। यहाँ लग्न कुंडली में चंद्रमा और राहु 10वें में, यहाँ बृहस्पति, राहु, मंगल आ गए हैं। यहाँ देखिए सूर्य, बुध और शुक्र 9 में है, जबकि 9 में चंद्रमा और बुध केवल रह गया है। यहाँ 8वें में कोई ग्रह नहीं है, यहाँ सूर्य और शुक्र आ गए हैं। केतु 4थे में है। इस पर विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ हमने दिया है कस्फल सिग्निफिकेटर्स। कस्फल सिग्निफिकेटर्स का मतलब होता है 12 भाव, जो लग्न से लेकर के 12 भाव तक भाव हैं, उनका उप नक्षत्र स्वामी कौन है। क्योंकि भाग्य का फल, कर्म, भाग्य में क्या लेके आए हो इस जन्म में, ये उप नक्षत्र स्वामी ही बताता है। ये 12 भाव के उप नक्षत्र स्वामी हैं, जो एक का प्रथम भाव का बृहस्पति, द्वितीय का शुक्र, तृतीय का बृहस्पति, चतुर्थ का मंगल, पंचम का केतु, 6वें का राहु, 7वें का बृहस्पति, 8वें का बुध, 9वें का बृहस्पति, 10वें का मंगल, 11वें का केतु और 12वें का राहु। इस तरह से 12 भाव के उप नक्षत्र स्वामी हैं। और अपने नक्षत्र के माध्यम से भाग्य में क्या लेके आए हो, वो अस्थाई फल है, वो मिलना ही मिलना है। अच्छा बुरा जो भी फल है इन्हीं ग्रहों के माध्यम से मिलेगा, जिनको हम उप नक्षत्र स्वामी ही कहते हैं। तो पहली तो भूमिका हो गई भाग्य में क्या लेके आए हो, जिस पर ज्योतिष बनाई है जिसको जानने के लिए।
ये इसके लिए उपनक्षत्र स्वामी ही फल बताता है। अब जो ग्रह यहाँ दिए गए हैं उनका सिग्निफिकेटर्स यहाँ दिए हैं डिटेल में जानने के लिए, ग्रह में कौन कौन से फल आए हैं और उसके नक्षत्र में क्या आया, उसका उपनक्षत्र क्या बता रहा, किसका सपोर्ट मिलना करना चाहिए, ये यहाँ दिए गए हैं। आप यहाँ देखिए, हम सूर्य से लेकर के बृहस्पति तक यहाँ है, इसका पूरा सिग्निफिकेटर्स मतलब सूर्य अपने द्वारा किस नक्षत्र में है इसके द्वारा, किस उप नक्षत्र में है इसके द्वारा, या उप नक्षत्र स्वामी किस नक्षत्र में इसके द्वारा कौन सा फल देगा, किन भावों का फल देगा। सूर्य से बृहस्पति तक यहाँ है, फिर शुक्र से लेकर के केतु तक यहाँ है। ये भाव आप ये भाग आपके सामने है। ये नाते हम इसी को ज़्यादातर समझाते हैं। 1 से 9 ग्रहों का अगर हम अलग अलग समझाएंगे तो समय बहुत लंबा हो जाएगा। एक ग्रहों का समझ लीजिए कि उपनक्षत्र स्वामी क्या कह रहा है। जैसे शुक्र में देखिए 8 1 8 आया है स्वयं के द्वारा, उसका नक्षत्र स्वामी मंगल है जिसमें 10 2 7 आया है। तो शुक्र और मंगल को मिला करके शुक्र का फल हुआ, पूरा हुआ कि शुक्र क्या दे रहा है। मेनली नक्षत्र के माध्यम से 10 2 7 दे रहा है, स्वयं के माध्यम से 8 1 8 दे रहा है। अगर हम परंपरागत पद्धति को देखेंगे, 8 को देख करके भयभीत हो जाएंगे या भयभीत कर देंगे। तो अब कैसे 8 1 8 दे रहा है शुक्र के बारे में बताते हैं। शुक्र देखिए स्वयं 8वें में बैठा है कस्प कुंडली में, वहाँ तो 9वें में, उससे मतलब, और 1 और 8 में उसकी राशि, यहाँ देखिए लग्न में भी है और 8वें में वृष। और शुक्र का नक्षत्र स्वामी मंगल है, मंगल 10वें में बैठा है, यहाँ देख लीजिए। और मंगल में 10 2 7 है, तो द्वितीय और 7 में उसकी मंगल की राशि वृश्चिक और मेष। इस तरह से नक्षत्र के माध्यम से 10 2 7 मिल रहा है। जिस नाते शुक्र भले ही 8 1 8 बता रहा है, मंगल का फल श्रेष्ठ होगा कि 10 2 7 श्रेष्ठ भाव। अब ये भाव तो शुक्र दे रहा है मंगल के माध्यम से श्रेष्ठ, क्या इसका उप नक्षत्र स्वामी जो बुध है, क्या यह भी श्रेष्ठ फल दे रहा है स्वयं या उप नक्षत्र के माध्यम से। देखिए बुध में 10 6 आया है। देखिए 10 2 6 10 11 ये प्रमुख और सहायक भाव हैं। इनका अलग से कुंडली में भी हमने कई वीडियो में दिया, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। यहाँ हम आपको इतने बताना चाहते हैं कि 10 2 का सपोर्ट 10 6 के माध्यम से बुध कर रहा है। इस नाते 10 6 मिलने के नाते 10 2 यहाँ है, 10 2 6 हो गया। ये फल शुक्र का श्रेष्ठ होगा क्योंकि उप नक्षत्र स्वामी उसको सपोर्ट कर रहा है। उप नक्षत्र स्वामी में अगर 10 2 6 नहीं आया होता, 9 9 12 ही आया होता, 3 ही आया होता, तो भले ही मंगल शुभ फल दे रहा, अच्छा फल दे रहा है 10 2 के माध्यम से, तो फल को पास नहीं किया जाता, फेल कर दिया जाता। ये कहा जाता कि शुक्र जो है अच्छा फल नहीं देगा। भले शुक्र में 8वां भाव है, लेकिन शुक्र की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर अच्छी जाएगी। 8वां थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रभाव दे रहा है। इसी तरह से एक ग्रह शनि का भी हम आपको बता दे रहे हैं। अन्य ग्रहों का अपने अनुसार देख लीजिएगा, चार्ट देख करके। शनि देखिए यहाँ 11वें भाव में बैठा है, यहाँ भी 11वें में। शनि 11वें में बैठा है, 4 और 5 में उसकी राशि है कस्प कुंडली को आप देखिए, ये कस्प कुंडली। 4 में मकर राशि है, 5 में कुंभ राशि, तो 11 4 5 इसके सामने लिखा है। शनि सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य 8वें बैठा है, आप यहाँ देख लीजिए, सूर्य 8वें बैठा, 8 लिखा है, 11वां भाव में उसकी राशि है, तो सूर्य के सामने 8 11 लिखा है। इस तरह से शनि में नक्षत्र के माध्यम से 11 4 5 8 11 आया है, क्योंकि नक्षत्र के माध्यम से 8वां भी आया है। अब यहाँ थोड़ा सा शुक्र में हमने 8वें को हानिकारक नहीं उतना कहा, लेकिन यहाँ थोड़ा शनि सूर्य के माध्यम से 8वां लाने के नाते हानिकारक है। लेकिन यहाँ 11वां भी आया है। यहाँ हमको देखना है कि इसका उप नक्षत्र स्वामी सूर्य ही क्या बता रहा है। देखिए यहाँ 8वां बता रहा है, उसका मतलब सूर्य में 8वें का हानिकारक प्रभाव रहेगा। लेकिन 11 10 2 7 भी आया है, 10 2 11 भी आया है, 11 यहाँ भी आया है, 10 2 11 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया। इस तरह से सूर्य का 3/4 फल उप नक्षत्र स्वामी जो सूर्य शनि का सूर्य ही है, नक्षत्रेश भी यही है, सूर्य के नाते उप नक्षत्र के माध्यम से जो फल मिलेगा 11 10 2 का भी मिलेगा। तो किसी भी ग्रह का सर्वथा 100% सही नहीं होता है। अगर 3/4 सही हो, 2/3 सही हो, आधे ज़्यादा सही हो, उसको सही और शुभ माना जाता है। और विभिन्न गणित पर कर विभिन्न तरीके से उसको जो ज्योतिष के नियम हैं
उस पर देख करके फल किया जाता है। इस तरह से, इसी तरह से राहु का है, केतु का है, सूर्य का है, सारे ग्रहों को आप उपनक्षत्र के माध्यम से कसेंगे। अगर उपनक्षत्र स्वामी स्वयं और नक्षत्र के फल को सपोर्ट कर रहा है, अपने उपनक्षत्र स्वामी अपने द्वारा अपने नक्षत्र के माध्यम से, तो वो फल मिलेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसी का फल मिलेगा। तो इसी तरह से अन्य ग्रहों में भी आप देखेंगे तो यही मानक लागू होगा। और जब आप ग्रहों का उपाय करेंगे तो रत्न धारण के लिए भी यही नियम लागू होगा। जिस ग्रह में अच्छे भाव स्वयं और नक्षत्र के माध्यम से आए हों, विशेषकर नक्षत्र के माध्यम से अच्छे भाव आए हों, जो आपके वांछित मनोनुकूल भाव हैं, अगर उप नक्षत्र स्वामी उसको सपोर्ट कर रहा है तभी उस ग्रह का रत्न पहनिए, और उप नक्षत्र स्वामी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उस ग्रह का रत्न पहनने से हानि ही होगा। और तीसरा विषय, महादशा स्वामी जो प्रमुख रूप से प्रभावी होता है, उसका या उससे संबंधित ग्रह का रत्न ही धारण करना चाहिए। उस ग्रह में ये देखना पड़ेगा कि वो ग्रह स्वयं के द्वारा अपने नक्षत्रेश के माध्यम से और अपने उप नक्षत्र स्वामी के सपोर्ट के माध्यम से क्या शुभ फल देगा। अगर वो ग्रह शुभ फल देगा, मान लीजिए वो सूर्य ही हुआ, केतु ही हुआ, राहु हुआ, मंगल हुआ, जो भी ग्रह हुआ, लग्न के आधार पर इन्हें निर्धारित करिए, केंद्र त्रिकोण के आधार पर इन्हें निर्धारित करिए, योग संयोग के आधार पर मत निर्धारित करिए, उसके सिग्निफिकेटर के आधार पर निर्धारित करिए कि शुभ फल दे रहा है, इस नाते इसका रत्न पहनने से शुभ फल मिलेगा। तो इस तरह से उपनक्षत्र स्वामी की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है, हर जगह सर्वत्र यही भूमिका अदा करता है। और सर्वथा नवीन खोज है कृष्णमूर्ति जी की, इसके पहले इसका कोई चर्चा नहीं था। इस नाते कृष्णमूर्ति ज्योतिष टोटल वैज्ञानिक आधार लेकर के आई है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और जो ज्योतिषियों के मान सम्मान को बढ़ाने वाली है। और जो ज्योतिष दिखाने वाले लोग हैं, कुंडली दिखवाने वाले लोग हैं, सबके लिए लाभदायक है, सबका जीवन सुखमय बनाने में केपी ज्योतिष बहुत ही कारगर है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। वीडियो लंबा हो रहा है, आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं, पुनः नए टॉपिक को लेकर के आगे वाले समय में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।